नमस्कार, आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले, रादर आप कह सकते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती गैप अप ओपनिंग, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफी बेहतर थे, और उसके बाद भारतीय बाजारों में एक तरफा खरीदारी जो बनी सेकेंड हाफ तक आते आते वो शानदार थी। 1.5% के आसपास की तेजी रही मिड कैप में, 1.5% के आसपास की तेजी, 2% की तेजी रही रादर मिड कैप में। 1.5% ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा आज जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, और करीब करीब जो बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी फ्रंटलाइन इंडेक्स में। निफ्टी बैंक में 700 अंकों से ज्यादा का उछाल वहां रहा, और ओवरऑल आईटी बेहतर तेजी में रहा, मेटल बढ़िया तेजी में रहा। सब सेक्टर्स में शुगर, पेपर, डिफेंस, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बढ़िया खरीदारी के साथ कामकाज करते हैं। इनफैक्ट आज तो दो बड़े कद्दावर नाम, जिसमें एक तो पेटीएम जो आज वापस पुल बैक में था, और दूसरा आईटीसी, बढ़िया तेजी वहां पर भी देखने को मिली। इवन एचयूएल जैसे शेयरों में भी आज जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल बेहतरीन सत्र। दो तीन चीजें जो ड्यूरिंग द डे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से बातचीत करने के बाद निकली, उसमें पहला तो यही कि जितने भी कैश बेस्ड स्टॉक हैं उनमें आज साइड लाइन में कामकाज हो रहा था, लेकिन एफएनडो वाले शेयरों में ज्यादा तेजी थी। ऑब्वियसली क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है तो लोग शॉर्ट्स लेके नहीं जाएंगे, तो शॉर्ट कवरिंग ज्यादा वहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जितनी भी हाल फिलहाल में ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे उनमें एक डेड कैट बाउंस था, तो उसको आप तेजी ना समझें, उसको आप ये मान लेंगे एक थोड़ी बहुत, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन कोई नहीं ले जाएगा, तो इसलिए बाजारों में एक शॉर्ट पुल बैक जरूर मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अभी टू अर्ली टू से ये तेजी है, लेकिन हाँ, जानकार मान रहे 17,100 17,150 के आसपास शायद थोड़ी बहुत वापस बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आप उस हिसाब से इन जोन्स को देख सकते हैं जो बाजार में बातचीत है। अच्छा, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, आईटीसी फॉर पेपर ट्रिगर। मलिक साहब, आईटीसी का बिजनेस पेपर में बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल बिजनेस है, तो अकेला पेपर ट्रिगर 1280 करोड़ शेयरों को शायद नहीं खींच पाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एफएमसीजी का भी एक बढ़िया जाइंट है, और कल एक बाजार के जानकार से हमारी बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने बात बोली कि जिस तरह का कंसोलिडेशन है, जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है आईटीसी में, ये सरक सरक के अपने नए ईयर हाइज की तरफ जा रहा है। अगर आपने भी गौर किया हो तो आप ये बात देखिएगा, ये अपनी ईयर हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो टाटा कंज्यूमर चला, एचयूएल चला, डाबर चला, गोदरेज चला, तो एग्री में से आईटीसी को चलने में कोई दिक्कत नहीं, वो चल सकता है। और पेपर भी चल रहा है, होटल के शेयर भी चल रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे टेलविंड बने इस लिहाज से भी। लेकिन आईटीसी साथ कैच है कि वो जरा सा भी चलता है तो बहुत हल्ला होने लगता है, क्योंकि बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक है। इस लिहाज से आप ध्यान रखें, लेकिन ये भी एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन वो अकेला ट्रिगर थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे लक्ष्मण साहब, पता नहीं, मतलब अगर आप एचडीएफसी बैंक मान के इसमें निवेशित हैं कि अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा, तो आई डाउट, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बनने के लिए एचडीएफसी बैंक जैसी एसेट क्वालिटी चाहिए जो इसकी है नहीं। ओवर एक्सपोज है टेलीकॉम और कई सेक्टर्स में, इस वजह से काफी प्रेशर में रहा भी है। इक्विटी साइज भी बड़ा है। दोबारा मर्जर की बातचीत हो रही है, जहां से डीमर्जर हुआ था आईडीएफसी से, उसी में दोबारा रीमर्जर की बातचीत भी हो रही है। तो न्यूज फ्लो तो काफी है, लेकिन उस तरह की उम्मीदें आप इससे ना रखें जिस तरह की उम्मीदें आप अगर एचडीएफसी बैंक मानते हैं इसे। तो बहुत सालों से बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये। फंडामेंटल वाइज सबसे बड़ा ट्रिगर तो वी वैद्यनाथन साहब हैं इसके साथ, जो बहुत बाजार जिसपे काफी बुलिश ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन बाकी सिचुएशन सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है उनके अलावा। तो इसीलिए आप नंबर्स कीनली वॉच करते रहें, उसके बाद कॉल लें, ये अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा कि जो बाजार में हमेशा बात उठी है एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक के कंपैरिजन की, उसको आप अभी एटलीस्ट साइड लाइन रखकर ही सोचिएगा। स्टार्टेड एसआईपी इन इन्फोसिस लास्ट 1.5 साल, वांट टू कंटिन्यू नेक्स्ट 3 से 5 साल। घोषाल साहब, अगर आपने एसआईपी की होगी इन्फोसिस में, तो मेरा ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहता है कि आपका एवरेज बहुत नीचे होना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस में पिछले 1.5 साल में बड़ा मूव आया है, तो आपके पास इसकी एवरेज कॉस्ट बहुत नीचे होनी चाहिए। और अगर आप अभी भी एसआईपी कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट वो ऊपर खींच देगा। तो एक काम आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी खरीदारी से शेयर डबल हो चुका है या 40% ऊपर हो चुका है, तो अपनी एसआईपी को आप रोक सकते हैं, और किसी और इन्फोसिस कैडर की कंपनी, यानी इन्फोसिस जैसी बेहतर कंपनी किसी को अगर आप मानते हैं, तो आप उसमें अपनी एसआईपी शुरू कर दीजिए 1.5 साल 2 साल के लिए। जब इन्फोसिस वापस आपकी जोन्स में आ जाएगा तो आप उसमें अपनी एसआईपी को दोबारा कंटिन्यू कर लिएगा, ताकि आपका एवरेज भी खराब ना हो और आपके पास क्वालिटी भी बनी रहे।
तो ऐसी कोशिश आप एक बार को कर सकते हैं, लेकिन अगेन इन्फोसिस जैसी क्वालिटी वाली कंपनी पे ही आप जाइएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वालिटी को किसी भी दाम पे लेने के बाद अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी एवरेज नीचे ले आती है, क्योंकि वो नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, और आप लगातार उसके साथ बने रहेंगे तो एवरेज नीचे ले आएगा। तो वो आप एक बार वो कर सकते हैं। बहुत नीचे तो नहीं आते, अब आप 1900 का इन्फोसिस वापस 700 तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए ना, तो वो वैल्यू बढ़ गई उसकी। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हाँ वो 1100 1200 आ जाए। तो ऐसे कोई भी दाम जहां आपके कॉस्ट के आसपास दोबारा आए, आपके एवरेज के नीचे आ जाए, तो आप अपनी एसआईपी को दोबारा शुरू कर लीजिएगा। HDFC लाइफ लिया है 670 के दाम पर, क्या कभी भाव देख पाऊंगा जिंदगी में? मिश्रा साहब, इसमें दो चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, वो मैं यहां नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि HDFC लाइफ के साथ बिजनेस चल रहा है अभी भी। आप मतलब मैं उम्मीद लगाता हूं ऐसे बहुत सारे निवेशक होंगे जिन्होंने 2150 पे पेटीएम लिया होगा, जिन्होंने 196 रुपए पे जोमैटो लिया होगा, 150 रुपए पे स्पाइस जेट लिया होगा। ऐसे बहुत सारे नाम XYZ गिनता चला जाऊंगा जो लिए होंगे ऊपर, और उनको उम्मीदें होंगी उनके भाव आएंगे, जबकि उन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मासिवली हिटेड है इधर, या लॉस मेकिंग है। तो जब वो उम्मीद लगा सकते हैं तो आपको तो लगा लेनी चाहिए। स्टिल जो हाइक किया है उन्होंने, उसका इम्पैक्ट अगले कुछ सालों में आएगा, क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने ज्यादा लोन कह रहा हूं, माफ कीजिए, ज्यादा क्लेम रीइंबर्स किए हैं। तो क्लेम रीइंबर्समेंट तो ज्यादा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन प्रीमियम का इम्पैक्ट अभी नहीं आया है। आप ऐसे समझिए कि इंश्योरेंस अगर 100 रुपए में कभी मिलता होगा, वो उन्होंने बढ़ा के 120 रुपए कर दिया है, जिसकी एवज में उन्होंने 150 रुपए लोगों को इंश्योरेंस का प्रीमियम चुकाया है। प्रीमियम आप कुछ साल तक चुकाएंगे, क्लेम कुछ साल तक चुकाते रहेंगे, लेकिन जो 150 रुपए 120 रुपए प्रीमियम हो गया है वो बढ़ा ही रहेगा, वो घटेगा नहीं, वो और बढ़ेगा ही। सो नियर टर्म हेडविंड्स जरूर है, HDFC ग्रुप में ही हेडविंड रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस तो यही मानते हैं कि आप यहां बने रह सकते हैं, उनके टारगेट तो 800 850 के भी हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पेशेंस रखिए, आगे सिचुएशन सिनेरियो बिगड़ेगी तो पता चल ही जाएगा। अच्छा जी, IB रियल पर एवरेज करना चाहिए या नहीं? टिबरेवाल साहब, ये सवाल का एक बड़ा दूसरा पहलू ये है कि अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है IB रियल तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पोर्टफोलियो IB रियल है तो आप नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ट्रिगर पे ब्रोकरेज हाउसेस ने तेजी के टारगेट दिए, इनफैक्ट आज सुबह हमारे साथ गौतम शाह सर मौजूद थे, GM फाइनेंशियल में जो पहले थे गोल्डी लॉक्स वाले, उन्होंने भी इसमें एक बार अपनी बाय कॉल दी हुई है, और उनके भी 180 के टारगेट्स थे, और उसके बाद ये शेयर नीचे आ गया बुरे सिनेरियो में, क्योंकि नंबर्स में लॉस आया था लास्ट क्वार्टर के। लेकिन अदरवाइज 100 रुपए के नीचे तो नियर टर्म में जाता दिख नहीं रहा, आज भी सुबह 105 आया था, वहां से घूम गया। सो डिपेंड, अगर आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा नहीं है, पूरा पोर्टफोलियो है, तो आप नहीं कर सकते। ओके, bought at CMP, can we buy? दीपांकर साहब, एबॉट आप अगर डिविडेंड के तौर पे एंटर करने के लिए ले रहे हैं तो सनोफी ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि वहां डिविडेंड ज्यादा अच्छे आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फार्मा में सिप्ला अभी स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है, जो कल कुछ जानकारों से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था सिप्ला के साथ साथ दूसरा नाम उन्होंने सन फार्मा का लिया था। ऑब्वियसली बात है, फार्मा मेजर है, बट एबॉट भी कंपनी खराब नहीं है, मल्टीनेशनल जाइंट है, और अच्छे प्रोडक्ट प्रोफाइल भी हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो बात अलग है। आपकी जो आपने क्या थीम ले रखा है, किस आधार पर आप निवेश करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहां पर कॉल लीजिएगा। ओके, बेस्ट लेवल टू एंटर इन NBCC मानाफी एंड ओरियन पेपर। मानाफी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कौन सा है, लेकिन हाँ NBCC के लिए कह सकता हूं कि मैम सुनीता जी, NBCC 24 रुपए या 20 रुपए, सब 20, 27, 28 ये रेंज हो सकती है, एक बार को आप जहां एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको लगेगा कि बहुत नीचे के दाम में क्यों बोल रहा हूं इस तरह के, उसकी वजह है कि आप NBCC का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वो IRCTC की तरह वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक है। आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप 2008-9 के आसपास कभी देखिएगा। NBCC
जब लिस्ट हुआ था, ये वहां से मल्टीपल टाइम्स ऊपर गया था आईआरसीटीसी की तरह। अब वहां जाके इसमें स्प्लिट और बोनस एक साथ आ गया था, जिसके वजह से इक्विटी बहुत बड़ी हो गई थी। उसके बाद से शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आज आपको 2 डिजिट में दिख रहा है, लेकिन वो सस्ता शेयर नहीं है, महंगा शेयर है वैल्यूएशन वाइज। तो आप उस हिसाब से इसको देखिएगा। डिविडेंड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आज ही मैं एक डिविडेंड यील्ड की स्टोरीज पे या कुछ कंपनियों को देख रहा था, जिसमें एनएमडीसी, पीएफसी, आरईसी, ये कुछ नाम है, इनकी यील्ड बेहतर है। एनबीसीसी में यील्ड भी नहीं है डिविडेंड की, तो उस हिसाब से आप इसमें कॉल ले सकते हैं। ओके, आईबी हाउसिंग 500 शेयर 211, आईसीआईसीआई बैंक 100 शेयर 761। सर आईसीआईसीआई बैंक पे तो हर्ष साहब कल ही किसी हाउस व्यू में तेजी की बात हुई थी, कल कोई जानकार भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बोला था इसमें तेजी कर सकते हैं। रही बात इंडिया बुल्स हाउसिंग की, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में सर बहुत अच्छा ट्रिगर बना था जब इसकी वो डील हुई थी ब्लैक रॉक वाली। इसी के आधार पर अलग अलग पे इसमें तेजी की बात भी की गई थी, लेकिन वो डील होने के बाद ये शेयर टूटा और बहुत मासिवली टूटा। 130 रुपए भी शायद रिसेंटली देखने को मिले थे, लेकिन वापस पुल बैक तो आ रहा। और जैसे जैसे गहलोत साहब बाहर निकले हैं इस कंपनी में से, मैनेजमेंट चेंज बड़ा ट्रिगर है। वो ट्रिगर पहले इंडिया बुल्स में हुआ और वो फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग में हुआ। तो इस ग्रुप की ये 2 कंपनियों की मैनेजमेंट शफलिंग बढ़िया ट्रिगर है। अगर आप पेशेंटली समय दे सकते हैं तो सिचुएशन बदलनी चाहिए, आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिए, लेकिन समय आपको देना पड़ सकता है और पेशेंटली नंबर्स को कीनली वॉच करते रहिएगा। ओके, और कौन कौन से सवाल पे? एक सवाल जीएचसीएल, अरविंद साहब मैं जीएचसीएल के टारगेट तो आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये टारगेट टेक्निकल वाले ज्यादा देते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि नंबर्स के आसपास कोई रिपोर्ट आई थी। इनके बिजनेस में एक एफएमसीजी बिजनेस है जो लास्ट क्वार्टर में बेटर साइड पे जा रहा था करता हुआ, तब मैनेजमेंट से हमारी बात भी हुई थी इनके। देखिए क्या कि केमिकल स्पेस के नंबर्स में रिवाइवल तो है। आज ही इनफैक्ट मैं जुबिलेंट इनग्रेविया की कॉपकॉम से मिलकर आया था थोड़ी देर पहले, तो वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी भी रिसेंटली किसी ने एक निकाली थी, शायद इक्विरस की रिपोर्ट आई है 1000 रुपए के टारगेट्स के, लोग मुझे फॉरवर्ड भी कर रहे थे। और उनका ही मानना है कंपनी की जो केमिकल बेस्ड फंड्स थे, ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टेड थे, उन्होंने एग्जिट किया है पोजीशन को केमिकल से। तो केमिकल पे लोग पोजीशन हल्की कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दीपक नाइट्राइट वो चाइना में फैक्ट्री बैन को लेकर, फैक्ट्री बंद होने को लेकर, सप्लाईज कंस्ट्रेंट को लेकर वापस केमिकल में पिकअप आ रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, लेकिन नियर टर्म टारगेट या अदरवाइज टारगेट मैं शायद नहीं दे पाऊंगा। बायोकॉन एंड वोखार्ड विच इज गुड? सर वोखार्ड तो अवॉइड ही करिएगा, सतीश साहब थोड़ा कंसर्न रहा है इनके साथ हमेशा से। आप पुराने नंबर्स देखिएगा, डेट को लेकर, प्लेज को लेकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी कभी कभी, और साथ साथ लॉस को लेकर भी। तो वोखार्ड के केस में जरा आप स्केप्टिकल रहिएगा। बायोकॉन ठीक है, लेकिन एक वही परेशानी है बायोकॉन के केस में कि वो चलता कम है, ईयर लोस के आसपास पिछले कुछ दिनों पहले था, अभी तो मैंने हाल फिलहाल में ट्रैक नहीं किया। सिंजिन ज्यादा बेटर दिखता है इस सिचुएशन में, बायोकॉन की सब्सिडरी है, वो फिर भी एक बार को तेजी पकड़ लेती है आमतौर पर गिरावट के बाद। तो आपको कॉल उसके हिसाब से ही लेनी पड़ेगी, कौन से सेक्टर सेगमेंट में आप जाना चाह रहे हैं। फाइजर अगेन फार्मास्यूटिकल जाइंट मल्टीनेशनल में, उसको देख सकते हैं। लेकिन फार्मा में ये बात तय है कि क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं वो सेक्टर के पी के नीचे काम कर रहे हैं और अच्छी वैल्यू भी उनमें दिख तलाश सकते हैं, बढ़िया सूची आपको मिल भी जाएगी। जोमैटो क्लोज्ड एट आईपीओ कट ऑफ प्राइस टुडे। मलिक साहब ये बात सही है, अगर आप बता रहे हैं तो हाँ ये बात सच है, और अगर आप पूछ रहे हैं तो हाँ ये बात भी सच है कि इसमें आज बिकवाली रही। डिस्पाइट ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 115-120 रुपए के थे आज, लेकिन फिर भी बिकवाली आई। वो होता है ना, एक कंपनी जो किसी की इन्वेस्टमेंट आम थी, यानी कोई एक स्टार्टअप थी और वो दूसरे स्टार्टअप में पैसा डाल रही है, उनको लोन दे रही है, ये थोड़ा विजन वाइज गड़बड़ लग रहा है, इसलिए शायद बाजार ने उसको आज ज्यादा आड़े हाथों लिया था शुरुआती कारोबार में। लेकिन हैविंग सेड दैट, लॉस अगेन, जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं उस कंपनी के साथ नहीं। आप पेटीएम को हाल देख ही रहे हैं, आज का बाउंस भले ही था उसमें 6-7% का, लेकिन 2150 नाम के आगे तो आपको 600 रुपए मिल ही गया। पेटीएम में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी घूम रहा था बाजार में आज, अभी रेफरेंस में याद आया कि पेटीएम के केस में 578 या 579 वो लेवल्स थे जहां पे पहली बार इन्होंने फंडिंग रेज की थी, तो इसीलिए फेयर वैल्यू मार्केट ने आज को वो दी और वहां से शेयर को पुल बैक दिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स कंपनी के ऊपर उठे हैं जो कि उनके बिजनेस को लेकर हैं, तो ये थोड़ा अभी मतलब
डाउट वाली सिचुएशन है, इसलिए प्राइस कैसा भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक वो सिचुएशन नहीं क्लीन होती इसमें मत आइएगा। और रही बात जोमेटो की भी, जहां पर भी अभी फ्री फॉल है, आईपीओ के बाद पहली बार शेयर अपने इश्यू प्राइस के नीचे आया है, तो पता नहीं कहां तक ये फॉल जाएगा। बाकी आईपीओ के कंपैरिजन तो बिकवाली हो ही रही है, इसमें भी देखते हैं कितना फॉल आता है। लेकिन अगेन जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनको पहला फोकस दीजिए लॉस मेकिंग कंपनीज के सामने। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और प्राइवेट डिविडेंड कंपनीज, सुमिन साहब प्राइवेट डिविडेंड कंपनीज कौन सी होती है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं एक कंपनी का जिक्र हमेशा करता हूं, वो है ओरेकल फाइनेंशियल। 6.5%, 5.5% के आसपास का यील्ड है, अभी 16 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। स्टॉक ज्यादा चलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसकी सिंपल रेंज पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल की आप उठा के देख लीजिए, चलिए उससे आपको शायद चार्ट से ज्यादा क्लियर होगा कि नीचे 1700, 1900, 2200, 2300 इस रेंज में आता है, और ऊपर 4600, 4700 की रेंज में आता है। तो ये रेंज भी यही रहती है इसकी, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो डिविडेंड आपको मल्टीपल टाइम दे देगा। 200 रुपए, 250 रुपए डिविडेंड देता है हर तेजी में, 220 रुपए, 200 रुपए, 180 रुपए डिविडेंड देता ही रहता है। 100 रुपए से जिसका डिविडेंड मैं ही देख रहा हूँ, इसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी आ चुका है। तो आप अगर प्राइवेट डिविडेंड बेस्ड कंपनीज की बात करें तो ये एक बार को आप देख सकते हैं। बाकी निजी कंपनी में आपको एक अच्छा डिविडेंड उसमें भी दिखेगा, हिंदुजा ग्लोबल में, लेकिन उसमें एक असेट सेल था जिसकी वजह से है। सनोफी अच्छा डिविडेंड देती है, लेकिन वो परसेंटेज में आपको कम दिखेगा भाव के सामने। यील्ड के लिहाज से सबसे ऊपर आपको इन्हीं में सी कंपनी देखेंगी, पीएसयूज, या फिर अगर आप प्राइवेट में देख रहे हैं तो 6% के आसपास ये है। वीएसटी इंडस्ट्री है 3, 3.5, 4% के आसपास की। पीएनबी गिल्ट आपको दिख जाएगा, लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, पीएसयू है। तो ऐसे करके आप कंपनियां देख सकते हैं। तो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज मेजरली आपको पीएसयू ही दिखाई पड़ेंगी। अच्छा जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में शेरू साहब अपने पीई के कंपैरिजन में अपने सेक्टर से तो अभी भी ऊपर है, लेकिन इन्होंने अपनी पीई को एडजस्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्वार्टर के नंबर में सिचुएशन पहले क्वार्टर की बहुत अच्छी थी, दूसरे क्वार्टर की बहुत खराब थी, तीसरे क्वार्टर की फिर अच्छी थी, चौथे क्वार्टर का नंबर अवेटेड है। तो अभी स्टेबल नंबर एक बार ये आ जाए पूरे साल के या सवा साल के, तब सिचुएशन समझ में आएगी एक्चुअल में चलेगा कैसे स्टॉक। इसीलिए मार्केट शायद इसको ऊपर के लेवल भी दिखाता है, नीचे के लेवल भी दिखाता है। लेकिन क्योंकि जुबिलेंट इंग्रेविया में तेजी आ रही है, तो फॉलो अप बाइंग भी यहां पर हो सकती है। तो उस लिहाज से आप कॉल लीजिए। कंपनी के नंबर्स ठीक हैं, लेकिन बहुत साइक्लिकली मूव कर रहे हैं, तो जरा एक बारी स्टेबल नंबर दिख लें, उसके बाद सिचुएशन थोड़ा कॉल लेना ज्यादा आसान होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इसमें ये कंसर्न दिख रहा है। वन SIP स्टॉक एक्सेप्ट इन्फोसिस। जैन साहब आपने मुझसे उल्टा पूछ लिया सवाल, क्या लूं SIP के तौर पे। सर SIP के केस में अगर आप अपने फ्यूचर में, या वो लोग जो भी अपने बच्चों के लिए भी SIP करना चाहते हैं या कई सालों के लिए SIP करना चाहते हैं, सबसे इजी मैकेनिज्म होता है हमेशा उन कंपनियों के लिए जो डोमिनेंट है। मिसाल के तौर पर TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, पिडीलाइट, हर सेक्टर की, इवन बाटा, कोलगेट, HUL, ये सब महंगी कंपनियां दिखेंगी आपको। आप ये भी बोलेंगे इनमें क्या है, ये तो चलते भी नहीं है, 20%, 10% चलते हैं। सर साल के अगर 15% कोई भी कंपनी चल रही है तो आपको अपने आप ही कुछ टाइम में रिटर्न मल्टीपल टाइम कर देगा। आपका पोर्टफोलियो अपने आप ही दोगुना तिगुना हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन डिपेंड्स कि आप इनके साथ बने रहें। हर फॉल में ऐड करें और मल्टीपल स्टॉक्स निकाल लें, जो आपको अगर ये तेज हो गया तो उसको छोड़ दे, दूसरे में आ जाए, वो तेज हो गया उसे छोड़ दे वापस पे आ जाए, काइंड ऑफ। और इन सब के साथ एक कॉम्बिनेशन में गोल्ड भी रख लीजिएगा, गोल्ड बीज के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, ताकि आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाए। लेकिन पेशेंस और टाइम आपको एटलीस्ट देना पड़ेगा, तभी ये पोर्टफोलियो बनेगा कुछ समय में। बसंत महेश्वरी साहब ने बहुत साल पहले एक कोट दिया था मुझे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं। बसंत महेश्वरी साहब का कोट है, अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं, अगर किसी को जल्दी है तो उसे 20 साल लगेंगे। तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए, इसी कोट के साथ अब कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।